ठीक है, चलिए तो सभी को नमस्ते। आज के सत्र को शुरू कर रहे हैं। पुनः एक बार ये ध्यान दिलाना चाहेंगे कि आप अभी, चूँकि मैं स्क्रीन शेयर करूँगी, आप अपने वीडियोस ऑफ कर सकते हैं चाहे तो, है ना। ध्यान से सुनिएगा स्क्रीन शेयर करके। आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो उस आशय से हम क्लास को शुरू करेंगे। कितने लोग हैं अपने पास? 4-5 लोग यहाँ पर हैं, इधर भी हैं, ठीक है। चलिए, जो नहीं है वो अपना इसको रिकॉर्डेड वर्जन को सुन लेंगे। क्लास तो अपने को करनी ही है ना। चलिए, कल सभी के टेस्ट पेपर कैसा रहा? बढ़िया। आप बाबू बेटा जी है ना, इनके 100 में 100 आए, बढ़िया। ज़्यादातर लोगों के एवरेज 80 के आसपास आए। कितने आए आपके? 85। आपके 95। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कुछ बातें याद रह जा रही हैं, जो मैं बता रही हूँ वो याद रह जा रहा है। एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि ध्यान से सुन पा रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण वस्तु है। कोई भी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, उसका पहला वो जगह है कि हम ध्यान से सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक, चलिए तो आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके लिए विचारने के लिए बहुत सारी वस्तु है। ठीक, जो लोग बाद में भी सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, वो भी ध्यान से अगर इस क्लास, इस सत्र को सुनेंगे तो मुझे लगता है आज लाइव के लेसन्स हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से। चलिए तो देखिए, हमने कुछ एक बातें करती। आइए बेटा, आइए आइए, पूछना नहीं है, आइए जल्दी आ जाओ बस फटाफट। ठीक, तो देखो हमने पिछले सत्र में कुछ एक बातें यहाँ लिखी थी। अगली पीढ़ी आगे, बढ़िया है ना ये सूत्र, अगली पीढ़ी आगे। आज मैं इस पीढ़ी के ऊपर बात करूँगी कि पीढ़ियाँ कैसे मानव की बढ़ रही हैं, और वो कब तक, जब तक संस्कार तक अथवा संतुलन तक नहीं पहुँचेंगी तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। ये डिज़ाइन है, अस्तित्व का डिज़ाइन है, हमारा डिज़ाइन नहीं है। भेदकारी मानसिकता मानव को अस्वीकार होती है। मानव तब तक शोध करता रहेगा जब तक, हर मानव संतान तब तक शोध करेगी जब तक विचार में समाधान, व्यवहार में न्याय और व्यवसाय में व्यवस्था प्रमाणित ना हो जाए। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ। कल का जो टेस्ट पेपर बनाया था ना, उसमें 95 मार्क्स का वो था जो अच्छे से आपको पढ़ाया था, समझाया था। 1 नंबर ट्रिकी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो सबका गलत हुआ ना, उसमें पूछा था इनमें से कौन सा कथन गलत है। उसमें 3 सही लिखे थे कि विचार में मध्यस्थ है समाधान, व्यवहार में न्याय मध्यस्थ है और व्यवसाय में व्यवस्था मध्यस्थ है, ऐसा लिखा था। और फिर लिखा था ऊपर वाले तीनों गलत हैं। वो ट्रिकी क्वेश्चन है। वो मुझे लगता है वो जिन लोगों के 90 नंबर है, उन लोगों का वो क्वेश्चन गलत हुआ है ना। वो क्वेश्चन पकड़ में नहीं आया। तो उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं सिर्फ इतना चेक करना चाह रही थी कि आप में से कितने लोग ध्यान से सुनते हैं, वो तो आपके नंबर बताएंगे। ध्यान से पढ़ते कितने लोग हैं, वो आपका वो एक क्वेश्चन रखा था उसमें कि ध्यान से कितने लोग पढ़ करके उत्तर देंगे। अभी आपको मेरा भी पैटर्न धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछती हूँ। आप अगली बार सतर्क रहेंगे इस तरीके के उत्तर देने में। ठीक है, सुहानी कितने नंबर आए? 80। बढ़िया। आपके 80 हैं? 85। 84 का तो डिज़ाइन ही नहीं बनाया था भाई, हैं? चलो, तो मैंने इतनी सारी आपको बातें बताई। आज आपको बताऊंगी ढेर सारी अच्छी बातें। ठीक, अब चलो शुरू करते हैं आज अच्छी बात से। ठीक है, तो देखो आज जो अच्छी बात बता रही हूँ, हमने एक सूत्र लिखा था, अगली पीढ़ी आगे। अगली पीढ़ी आगे, महत्वपूर्ण बात आज शेयर कर रही हूँ आपसे, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। इस धरती पर 4 अवस्थाएं एक क्रम से प्रकट हुई। यह आपने हमको बताया था। इस धरती पर 4 अवस्थाएं प्रकट हुई। सबसे पहले कौन सी? बोलो। पदार्थावस्था। सारे लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। पदार्थावस्था। दूसरी अवस्था थी प्राण अवस्था। अब जब मैं ये सब बोलती हूँ तो आपके दिमाग में अपने आप आता होगा मिट्टी, मणि, धातु, पत्थर, हवा, पानी आदि। प्राणावस्था मतलब पेड़ पौधे आदि। फिर उसके बाद क्या आया? जीव अवस्था। जीवावस्था मतलब जीव जानवर। और फिर क्या आई? ज्ञानावस्था। ठीक, ज्ञानावस्था का मतलब मानव। अब ये बताओ, जब मानव इस धरती पर आया, मानव जब इस धरती पर आया तो क्या कोई देश था इस धरती पर? जब मानव इस धरती पर प्रकट हुआ होगा तो क्या कोई देश था?
जब मानव इस धरती पर प्रकट हुआ क्या तब कोई धर्म था? जब मानव इस धरती पर प्रकट हुआ तब क्या कोई जाति थी? जब मानव इस धरती पर प्रकट हुआ तो क्या कोई संप्रदाय था? जब मानव इस धरती पर प्रकट हुआ तब क्या कोई भाषा थी? जब मानव इस धरती पर प्रकट हुआ तो किसी ने गोरा हो, काला हो, लंबा है, ऊंचा है, नाटा है, ठीक ना, ये सब बातें करी किसी ने, है ना। तो क्या रूप को लेके, रूप रंग को लेकर के कोई भेदभाव था? नहीं था। जब मानव इस धरती पर आया तो नस्ल जैसी कोई बात पहचाना था क्या उसने? नस्लें हैं अलग अलग, नहीं पहचाना। जब मानव इस धरती पर आया तो क्या लिंग, मतलब ये महिला है इनके साथ इस तरीके से, पुरुष है इनके साथ इस तरीके से व्यवहार होना चाहिए, सब पहचाना हुआ होगा उसने? नहीं पहचाना, है ना। पूरी धरती थी, ठीक है, धरती थी और क्या था? मानव था। धरती थी, मानव था, और क्या क्या था? पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था के रूप में क्या था? संतुलन था, संतुलन था। देश नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जाति नाम का, संप्रदाय नाम का, भाषा नाम का, रूप रंग, नस्ल, लिंग, है ना, क्षेत्र, इस ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। क्षेत्र नहीं था, है ना, व्यवसाय आदि नहीं था, है ना। यहाँ पर रूप रंग को लिख देते हैं, वर्ण नहीं था, वर्ण नहीं था। ये सब चीज़ें कुल मिलाकर के नहीं थी। क्या था? धरती थी, धरती में पदार्थ, प्राण, जीवावस्था, तीनों अवस्थाएं संतुलन में थीं, और फिर मानव का प्रकटन हुआ, अस्तित्व सहज मानव का प्रकटन हुआ। क्या कहा मैंने? अस्तित्व सहज मानव का प्रकटन हुआ। और मानव में दो प्रकार के रूप देखने को मिले, एक नर और नारी। अब मज़ेदार बात यह है, जैसे मानव में दो रूप देखने को मिले, उसी तरीके से जीवावस्था में भी नर और मादा देखने को मिलते हैं। होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। इसी तरीके से प्राणावस्था में भी हमें पता है, जैसे आपको पता है पपीता का जो पेड़ होता है वो एक नर होता है, एक मादा होता है, पता है। तो यहाँ पर भी हमको नर और मादा देखने को मिलते हैं। तो क्या ये भेदकारी चीज़ें होती हैं या पूरक होते हैं? आपस में पूरक होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो प्रकार के देखने को मिले, नर मादा या नर नारी, ऐसे, है ना। तो ये जो डिज़ाइन है, अस्तित्व में एक डिज़ाइन है बेटा। अस्तित्व में क्या डिज़ाइन है? एक डिज़ाइन है। इससे क्या होता है? प्रजनन पूर्वक अगली पीढ़ी तैयार होती है। प्रजनन पूर्वक क्या होता है? अगली पीढ़ी तैयार करने की व्यवस्था। तो अस्तित्व में मैंने आपको पढ़ाया था कि अस्तित्व में क्या है? व्यवस्था है। तो ये जो नर मादा या नर नारी के रूप में दो रूप हमको दिखाई पड़ते हैं, है ना, चाहे वो प्राणावस्था में देखें, जीवावस्था में देखें और ज्ञानावस्था में देखें। तो प्रजनन पूर्वक अगली पीढ़ी तैयार करने की व्यवस्था है। तो ये था व्यवस्था, इसी प्रकार से प्रकट हुई। भाषा को अगर हम देखें तो भाषा क्या चीज़ है? भाषा हर एक में दिखाई पड़ती है। जानते हैं कैसे? देखो, अब मैं आपको दिखा रही हूँ भाषा कैसे है। तो भाषा को यदि बेटा पदार्थ अवस्था में देखें तो पदार्थ में ये जो भाषा है, जानते हैं किस रूप में दिखाई पड़ती है? ध्वनि के रूप में। जितने भी पदार्थ होते हैं इसमें कंपन होता है, तरंग होती है, इसमें क्या होता है? ध्वनि होती है। पदार्थ में ध्वनि के रूप में भाषा है। प्राण अवस्था में देखें तो प्राण अवस्था में, अब अवस्था नहीं लिखूंगी तो भी आपको पहचान लोगे, पदार्थ प्राण लिखूँ ना तो भी आप जान जाओगे। तो प्राण अवस्था में क्या चीज़ें दिखाई पड़ती हैं? ध्वनि। अब चूंकि देखो हमने क्या बताया था, गुरु में लघु समाया हुआ है, तो प्राण में पदार्थ तो रहता ही है, बिना पदार्थ का प्राण तो होता नहीं है। तो प्राण अवस्था में पदार्थ अवस्था समाई रहती है।
तो इसमें ध्वनि तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन इसमें एक चीज़ और आ जाती है, जानते हो क्या? कार्य संकेत। कार्य संकेत। तो जो प्राणावस्था की कोशिकाएं होती है ना, ये कार्य संकेत को ग्रहण कर लेती हैं और उस हिसाब से कार्य संकेत को ग्रहण कर लेती हैं और वहाँ जहाँ पर जाती हैं उस हिसाब से वहाँ पर जाके आवश्यक काम को निर्वाह करती हैं। जैसे शायद आपको पता नहीं होगा, रीढ़ की जो हमारी हड्डी होती है ना, इसमें जो खाली भाग होता है उसमें कोशिकाओं का निर्माण होता है। रीढ़ की हड्डी के खाली भाग में कोशिकाओं का निर्माण होता है और कोशिकाएं निर्मित होने के बाद स्वयं स्फूर्त विधि से कार्य संकेत को ग्रहण करके जहाँ जहाँ उन कोशिकाओं की कमी होती है, आपको तो ये पता है ना, हमारे शरीर में जब हम सोते हैं तो रिपेयर का काम होता है, मरम्मत होती है शरीर की, है ना। तो उस समय में नई कोशिकाएं बन करके अपने स्थान पर पहुंच जाती हैं और जहां वो जाती है कोशिका, वहीं का संकेत ग्रहण करके उसी हिसाब से काम करने लगती है। कितनी अद्भुत बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो प्राणावस्था की कोशिका के रूप में जब देखते हो, जब आपने भी पढ़ा होगा 11th 9th 10th में, तो सारी कोशिकाएं मूलतः एक प्रकार की होती हैं, लेकिन आँख की कोशिका आँख का काम, हृदय की कोशिका हृदय का काम, आंतों की जो कोशिका है वो आंत का काम। तो प्राण अवस्था में भी भाषा होती है। किस रूप में व्यक्त होती है? कार्य संकेतों को ग्रहण करना और कार्य संकेतों को प्रसारण करना। तो कार्य के संकेतों का ग्रहण प्रसारण ये लगातार प्राणावस्था में चलता रहता है। यदि ये कार्य संकेत ना रहे इसमें, तो तुरंत ही ये प्राणावस्था क्या हो जाती है, इसको हम बोलते हैं डेड हो गई। अब इसमें श्वसन प्रश्वसन नहीं हो रहा, डेड हो गई, और ये क्या हो गई, वापस पदार्थ में तुरंत वापस विरचित हो जाएगी ये। ठीक है, ये बात पकड़ में आ रही है? कहाँ चला गया भाई? हाँ ठीक। इसी तरीके से अब आगे बढ़ेंगे तो अस्तित्व में जब हम भाषा को देख रहे हैं, है ना, अस्तित्व में भाषा को देखा तो इसके बाद आई जीव अवस्था। तो जीव अवस्था में भाषा का बड़ा सुंदर स्वरूप है बेटा। तो जीव अवस्था में ये रहती है नाद के रूप में। आपने गाय को रंभाते हुए देखा है, करती है ना। उसके बाद चिड़ियाँ चहचहाती हैं, बंदर भी कोई आवाज़ करते हैं, गधा भी रें रें करता है ना। तो इस तरीके से नाद स्वरूप में ये रहता है। नाद, या जिसको हम कोयल का चहचहाना, है ना, और इस तरीके से बोलते हैं ना, चहचहाना और कूकना कोयल का, इस नाद या चहचहाहट, है ना, पक्षियों में चहचहाना, इस रूप में हमको जीव अवस्था में। तो ध्वनि कार्य संकेत, क्योंकि शरीर तो रहता है, प्राणावस्था का शरीर रहता है, शरीर तो है ही, तो ध्वनि पदार्थ अवस्था में, कार्य संकेत प्राणावस्था के, और प्लस जीवावस्था में क्या स्वरूप दिखाई पड़ता है? नाद का स्वरूप दिखाई पड़ता है। ये बहुत अद्भुत है अपने आप में। तो नाद विधि से आपको ये पता है पक्षी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, पता है, जब वो आवाज़ लगाते हैं, ऐसी एक आवाज़, अलग अलग आवाज़ें देते हैं तो सारे उनको उनके ग्रुप वाले सुन लेते हैं, है ना। एक प्रकार का ऐसा आवाज़ निकालते हैं तो पता चल जाता है चिड़िया एक चहचहाती, तो फिर वहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ आ जाती हैं एक पेड़ में फल खाने के लिए, जहाँ फल लगे हों। तो इस तरीके की विधि से, नाद विधि से, है ना, जीवावस्था में भी भाषा है। तो भाषा का कुल कार्यक्रम ये है कि पहचानना, निर्वाह करना, पहचानना और निर्वाह करना। इस पे और चर्चा करते चलेंगे। मानव में भी भाषा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जीवावस्था के बाद ज्ञान अवस्था। तो ज्ञान अवस्था में क्या है? भाषा के रूप में, लेकिन भाषा से अपेक्षा क्या है? भाषा को मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद में परिभाषित किया गया और कहा गया भाषा वही जिससे सत्य भास जाए, जिससे सत्य भासे। कुछ भी बोलना भाषा नहीं है, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद कह रहा है। लेकिन मानव में भाषा के रूप में यहाँ पर हो गया थोड़ा सा गड़बड़। भाषा के रूप में हमने पहचाना किसको? बोली को। तो गुजराती, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, है ना, ऐसे करते करते इसकी हमने बनाई वैरायटी। और ये वैरायटी बनने के बाद हमने क्या किया? लड़ाई, तेरी भाषा मेरी भाषा से ज़्यादा अच्छी, ठीक है। तो इसको हम विधिवत अभी देखेंगे इसी प्रकार से। देश, धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा को मैंने आज अभी आपको खोल के दिखाया। अस्तित्व में भाषा नाम की एक वास्तविकता है,
अस्तित्व में भाषा नाम की एक वास्तविकता है। अब ये आपको याद रखना है, पदार्थ में ध्वनि के रूप में, प्राणावस्था में ध्वनि प्लस कार्य संकेत के रूप में, जीव अवस्था में ध्वनि कार्य संकेत प्लस नाद के रूप में, और ज्ञानावस्था की इकाई में भाषा वो सत्य जिससे भास जाए, सत्य भासने वाली क्रिया को बोला है भाषा। अन्यथा में भाषा, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद इसको डिफाइन कर रहा है, अन्यथा भाषा नहीं है। जैसे कि क्या गाली जो है वो भाषा है? बताओ, क्या गाली लिखी जा सकती है हिंदी, गुजराती, पंजाबी, हर एक भाषा में? तो क्या गाली को एक मानवीय भाषा कहा जा सकता है? तो गालियाँ जो है भाषा नहीं है। इसी तरीके से युद्ध की जो भाषा है, क्या उसको भाषा कहा जाए? क्योंकि युद्ध तो मानव को स्वीकार नहीं है, वो मानवीय भाषा नहीं है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी आपको बात बताई, एक बार रिवाइज करती हूँ, फिर आप इसके नोट्स बनाइए। मैंने कहा हम इस सूत्र पर बात कर रहे हैं अगली पीढ़ी आगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी है ना, क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी बेटा, है ना, इसको हम लिखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ये आगे बढ़ने का एक क्रियाकलाप हमको दिखाई पड़ता है पूरी मानव जाति में। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ आगे बढ़ती है उसका नाम होता है परंपरा। परंपरा, ठीक है, एक नाम दिया परंपरा। तो अगली पीढ़ी आगे का सिद्धांत है, ये अगली पीढ़ी आगे आगे कहाँ तक जाएगी? जब तक संस्कार संपन्न नहीं हो जाएगी और संस्कार को व्यवस्था में प्रमाणित नहीं कर देगी, तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम नहीं रुकने वाले, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया, फिर हमने कहानी शुरू करी, अस्तित्व की कहानी, है ना। अस्तित्व बाय डिफ़ॉल्ट कैसा था, है ना, और फिर उसके बाद हमने इसको अभी तक हमने जो सोचा उस सोचने के फलस्वरूप क्या क्या कर दिया है, जिसके कारण जितनी जगह मैंने क्रॉस किया ना, ये सारे कारण हैं युद्धों के। तो मैंने बताया अस्तित्व जब स्वयं स्फूर्त विधि से प्रकट हुआ तो पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था दिखाई पड़ी। जब ज्ञानावस्था की इकाई मानव पहली बार धरती पर आया तो उसने क्या देखा? पदार्थ, प्राण और जीवावस्था तीनों संतुलन में थी। जब ये तीनों अवस्थाएं अगर संतुलन में, तो धरती कैसी दिखती होगी? स्वर्ग जैसी दिखती होगी, नहीं? बढ़िया पेड़, पानी, हवा, फल फूल सब कुछ तो होगा इस धरती पर, कोई पोल्यूशन तो होगा नहीं, ट्रैफिक जैम भी नहीं होगा, समस्याएं बहुत होंगी नहीं, है ना। तो ये धरती ना बड़ी हरी भरी, है ना, खूब अच्छे स्वच्छ पानी से समृद्ध रही होगी, फल फूल से समृद्ध रही होगी। तो सबसे समृद्ध धरती जो है ये पूरी धरती संतुलन में दिखी होगी, स्वर्ग सरीखी ही आदमी को दिखी होगी, हमारी माने तो। आप भी अपनी कल्पना लगाइए, धरती जब धरती पर आया है तो उसको स्वर्ग जैसी ही धरती मिली होगी। और स्वर्ग क्या, कल्पना कीजिए आप, सब कुछ तो उसको मिला होगा। लेकिन ज्ञानावस्था की जो इकाई थी मानव, इसमें एक चीज़ थी कल्पनाशीलता। इसको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी, अभी आप पहले नोट कर लेना। चलो ये वाली बात को यहाँ रोकती हूँ, इसके बाद पढ़ाती हूँ। फिर मैंने कहा, मैंने आपको आगे बताई बातें, प्राण, जीव और ज्ञानावस्था की इकाइयाँ जो मल्टीप्लाई होती हैं, इनमें अनुषंगीयता होती है ना। अनुषंगीयता मतलब अपने से अपने जैसी अगली संतान को तैयार करना। तो प्रजनन पूर्वक अगली पीढ़ी तैयार करने की एक डिज़ाइन है अस्तित्व में। क्या डिज़ाइन है? नर और मादा डिज़ाइन। तो नर और मादा का जो डिज़ाइन है ये बेसिकली क्या सिद्धांत पर आधारित है? उपयोगिता और पूरकता। उपयोगिता पूरकता इज नॉट इक्वल टू भेदभाव। क्या कहते हैं भाई, क्या ये भेदभाव है? अस्तित्व में भेदभाव नहीं है, पूरकता का सिद्धांत है। उसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन कुल मिलाकर इतना है कि अगली पीढ़ी तैयार हो। तो अगली पीढ़ी तैयार होने की व्यवस्था का नाम है नर मादा या नर नारी, ठीक है। इतना बताया। उसके बाद आपसे पूछा कि जब मानव धरती पर आया होगा तो धरती उसको दिखी होगी। आपने कहा हाँ, मानव दिखा होगा। मानव में नर नारी की व्यवस्था को आपको समझाया, ये हुआ होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या कोई देश रहा होगा? आपने कहा नहीं। धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, वर्ण, नस्ल, लिंग, क्षेत्र, व्यवसाय आदि क्या ये सब कुछ रहा होगा? तो आपने कहा ऐसा कुछ भी रहा नहीं होगा। ये हम नहीं बता रहे हैं आपको, ये आप हमको बता रहे हैं।
मैंने आपसे कहा था ना, लगभग मोटा मोटा सारा ज्ञान आपको अंदर से पता चल ही जाएगा। और मैं नहीं बता रही हूँ, ये आप बता रहे हैं स्वयं। तो मानव जो है ना, मानव में एक बड़ी अच्छी पूंजी रखी हुई है, उस पूंजी का नाम है कल्पनाशीलता। अब मैं इसके आगे जो अभी पढ़ाऊँगी उसमें इसके बारे में बात करूँगी। यहाँ पर पॉज लेते हैं, आप इसको लिखिए, विधिवत लिखिए। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह मैं पूछूंगी, है ना, तो सब चीज़ को लिखिए। बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन वो भी लिखें प्लीज़। हम पॉज करते हैं यहाँ पर। तो मैंने कुछ बातें खास आपको कही, उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। अस्तित्व में मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार, रिकॉर्डिंग शुरू। अस्तित्व में कहीं भी विरोध अथवा विलोम नहीं है। MD मतलब मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से, ठीक। अब आप ध्यान से इसको, धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे। MD मतलब मध्यस्थ दर्शन के अनुसार अस्तित्व में कहीं भी विरोध और विलोम नहीं है। आप बचपन से लेकर के विलोम शब्द पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अस्तित्व में सिद्धांत क्या है, अस्तित्व में उपयोगिता पूरकता का सिद्धांत है। उपयोगिता पूरकता, ये नहीं है और ये है, उपयोगिता पूरकता का सिद्धांत है। जैसे दिन और रात, ठीक है। दिन और रात ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। दिखाई पड़ा? नर और नारी ये ऑपोजिट्स नहीं हैं, क्या है, पूरक हैं। वाह, नर और नारी पूरक हैं, है ना। आकाश और पाताल, उदाहरण दे रही हूँ, आकाश और पाताल एक दूसरे के विरोधी नहीं है, क्या है, पूरक है। आकाश और पाताल को यदि देखें ना, बहुत सुंदर है ये धरती की सतह है, मान लो ये धरती की सतह है ना, यहाँ पर मिट्टी है, मणि धातु, हवा आदि है ना। और हवा के ऊपर क्या होते हैं, बादल, है ना। और नीचे भी क्या होते हैं, यहाँ पर भी पानी समुद्र में, और यहाँ पर भी एक सागर नीचे और एक सागर, दो सागर हैं। आपको दिखा बेटा जी, दो समुद्र हैं, एक ऊपर टंगा हुआ है, दिखा इसको, जिसको दिखता है उसको उत्सव होता है, एकदम मज़ा आ जाती है। तो एक समुद्र ऊपर लटका है और एक समुद्र नीचे, एक समुद्र किसी दूसरी अवस्था में मात्र है। रुई के फाहे जैसा, रुई के टुकड़े जैसे घूमते दिखाई पड़ते हैं, है वो समुद्र, टहल रहा है ऊपर। कल्पना कीजिए कितनी मात्रा में बादल होगा, पूरे धरती के ऊपर कितना बादल होगा, कोई कल्पना है? तो एक इधर एक इधर, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। भाप बनती है ना, भाप बन करके पानी ऊपर उठता है किसी प्रयोजन से, है ना। और कहीं पर किसी पेड़ से टकरा जाता है, कहीं किसी पहाड़ से टकरा जाता है। और जानते हो, ये पहाड़ जब टकराता है ना, तो यहाँ मौसम ठंडा होता है, तो जब यहाँ से टकराता है तो टकरा करके क्या बन जाता है, बर्फ़। पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है। फिर जब सूरज के पास थोड़ा धरती जाती, जिसको हम बोलते हैं गर्मी की ऋतु, गर्मी की ऋतु में क्या होता है, अब पहाड़ से ही क्या निकलती है, नदियाँ कुल मिला के चल चला के कहाँ पहुँचती हैं,
समुद्र में पहुँचती कि नहीं पहुँचती हैं? तो ये यहाँ से बर्फ़ बन के और उसके बाद यहाँ रहती है बस्ती। नदियों के किनारे क्या रहता है? आदमी रहते हैं ना, आदमी की बस्ती, जीव जानवर सभी इसमें से पानी का उपयोग करते हैं और बर्फ़ पिघल पिघल के गर्मी की ऋतु में नदी के प्रवाह को बनाए रखने की व्यवस्था है और उसके बाद समुद्र में मिल जाने की, और समुद्र से पुनः पानी के भाप बनकर ये सूरज, तो सूरज अपनी पूरकता को स्थापित किए रहता है। और मज़ा आई? कितना सुंदर है ये। इन बच्चों के चेहरे देखो कैसे खिल गए। एक समुद्र ऊपर है और एक समुद्र नीचे है, ठीक है। अच्छी चीज़ें वो पकड़ लेते हैं पेड़ पौधे, और जो खराब पानी है, जो खारा पानी है, जो धातु है, हेवी मेटल्स, हाँ, समुद्र में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये डिज़ाइन है। तो अस्तित्व में कहीं पर भी विरोध और विलोम नहीं है। अस्तित्व में उपयोगिता पूरकता का सिद्धांत है। जब तक हम इसको नहीं पहचानेंगे लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, और मानव को लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये बात पकड़ में आई? ठीक, चलिए इसको लिखिए। मैं 2 मिनट का ब्रेक देती हूँ, फटाफट लिखिए, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अस्तित्व में कहीं पर भी विरोध या विलोम नहीं है। इट इज़ नॉट ऑन। अस्तित्व में कहीं भी विरोध या विलोम नहीं है। अस्तित्व में हर जगह उपयोगिता पूरकता है। केवल इसको हमको देखने की, पहचानने की ज़रूरत है। ये दृष्टि धीरे धीरे आपकी विकसित होती चली जाएगी। जैसे जैसे आपको दिखाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी, वैसे वैसे आपको ये आती रहेगी। कहाँ से भाई? हाँ, आ गया, चलो ठीक है। तो ये एक उदाहरण दिया है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं मानव को, देखते हैं ना। तो मानव को जब बेटा देखेंगे ना, तो देखना शुरू करना पड़ेगा। मानव दिखाई पड़ेगा कहाँ? या हम, आप सब कहाँ दिखाई पड़ेंगे? ये मानव परंपरा में। हम कहाँ दिखाई पड़ेंगे? मानव परंपरा में। परंपरा क्या चीज़ है? ये जब यहाँ पर कुछ मानव धरती पर आए, ठीक, और यहाँ से चलते 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 कभी हम एक पूर्णता पर पहुँचेंगे, है ना। कभी हम एक पूर्णता पर पहुँचेंगे। आज की तारीख में हम कहीं यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, है ना। हम सब, बाबू बेटा जी, है ना, अर्जुन बेटा जी, रिद्धि, सुहानी, सब, हम सभी खड़े हैं, ठीक है। हम ये सब खड़े हैं यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे मानव बहुत सारे हैं। आप इसको डैश 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 समझ लो, पूरी मानव परंपरा आ रही है। तो इस परंपरा में कुछ चीज़ों को पहचानने का प्रयास होता है। परंपरा क्या चीज़ होती है? परंपरा 2 चीज़ों से मिलकर के बनती है, शिक्षा और व्यवस्था। शिक्षा और व्यवस्था। खूब ध्यान से समझिएगा। ये बात पकड़ में आई तो समझिए बहुत कुछ खुल जाएगा, ज़िंदगी अलग दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो शिक्षा का मतलब ये स्कूली शिक्षा मात्र नहीं होती है, जो कथा कहानी बातें, है ना, अलग अलग बहुत सारी बातें सुन सुन के आपकी शिक्षा लगातार हो रही है। भाई आदि मानव ने अपने बच्चे को स्कूल तो नहीं लगाया होगा, लेकिन आदि मानव ने सिखाया होगा आग कैसे जलाई जाती है, अपने बेटे को सिखाया होगा ना, कैसे शिकार करना है सिखाया होगा, ये सब सिखाया होगा। तो ये जब मानव धरती पर आया तो इसके पास ज़्यादातर, जब मानव प्रकट हुआ तो इसके पास देखने के लिए कुल मिलाकर के कुछ, इसने शिक्षा को कहाँ से ग्रहण किया होगा? अब इसके पास तो पहले कोई ज़्यादा लोग नहीं रहे होंगे, तो इसने सर्वाधिक शिक्षा को कहाँ से ग्रहण किया? जीव जानवरों से। कभी घास खाता देखा होगा गाय को, तो सोचा होगा हम भी घास खा के देखते हैं। ऐसे ही तो हुआ होगा, कल्पना लगाइए आप, है ना। फिर देखा होगा कि नहीं जी ऐसा है, एक दूसरे प्रकार के जानवर होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, है ना, मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारियों को देखा होगा खूब तेज दौड़ते हैं, भागते हैं, इनमें बहुत बल होता है ना। और तो ये लोग क्या खाते हैं? तो देखा होगा कि मांस खाते हैं। तो इसने भी सोचा होगा, आदमी ने क्या सोचा होगा? आदमी के पास ये रहता है, आदमी के पास कल्पनाशीलता नाम की एक पूंजी है। क्या है? कल्पनाशीलता या कल्पना, इमेजिनेशन। आदमी क्या है? इमेजिनेशन से सीखता है। अभी आप देखते जाइएगा, आज बहुत बढ़िया आपको इंटरेस्टिंग बातें दिखाऊंगी यहाँ पर।
आदमी में कल्पनाशीलता है फ्रॉम डे वन। वो चीज़ें देख करके समझने की उसमें एक प्रवृत्ति है, जैसे आप में प्रवृत्ति है। मैंने अभी यहाँ पर ऐसे ऐसे बादल ऐसे ऐसे बनाए, आप सोच, पहले मैंने बादल भी ऐसे बनाए थे, तब आपने सोच लिया वो बादल थे, फिर मैंने ऐसे ऐसे बनाया तो अभी आपको लग रहा है ये विचार कर रहा है, लग रहा है ना आपको, जबकि मैंने तो वही डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, लेकिन आप में मीनिंग देने की चीज़ है। तो आदमी के पास कल्पनाशीलता नाम की एक पूंजी है, एक विशेषता है उसके अंदर। तो आदमी ने पहले जीव जानवरों को देखा होगा, तो कुछ जीव जानवरों को शाकाहारी देखा होगा, शाकाहारी को देखा तो सोचा भाई हम भी घास खाएं, पत्तियां खाएं, फल फूल खाएं जैसे वो खाते होंगे, है ना। फिर मांसाहारी को देखा होगा तो देखा होगा मांसाहारी में क्या देखा, ज़्यादा शक्ति को पाया, है ना, ज़्यादा क्रूर हैं, जीत जाते हैं, ऐसा सब देखा होगा, तो सोचा होगा हम लोग भी मांस खा के देखते हैं। ऐसे ही तो शुरुआत करी होगी। तो आदमी धीरे धीरे यहाँ से, है ना, उसको आहार पहले तो पकड़ में आया नहीं, तो उसका आहार क्या है आदमी अभी तक निश्चित नहीं कर पाया। आहार क्वेश्चन मार्क है। आहार में दो प्रकार के आहार मुख्य रूप से, शाकाहार, मांसाहार, है ना। अब शाकाहार में जो है दुग्ध आहार के रूप में हो कि ना हो, ऐसा बहुत सारी चीज़ें, वीगन और फलाना, मतलब बहुत है ना, फ्रूटेरियंस हो जाते हैं, वेजिटेरियंस, एगिटेरियंस, ऐसे बहुत सारा वैरायटी है। वो सब नहीं बात करते, मोटा मोटा बात कर लेते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। आदमी अभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा करके खड़ा हुआ है। तो आहार को पहचानने के क्रम में काफ़ी कुछ पहचाना, है ना। तो खाने लायक चीज़ें जिससे आदमी खा के ना मरे, खा करके उसको मरे नहीं कम से कम, तो ऐसी सारक वस्तुओं के रूप में पहचान लिया उसने। सारक हमारा पोषण करें, कम से कम डायरेक्ट खा के ना मर जाएं। तो आदमी ने सारक वस्तुओं को पहचाना है, लेकिन मानव ने अभी भी अपने आहार को निश्चित नहीं कर पाया कि मैं शाकाहारी हूँ कि मांसाहारी। कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ लोग मांसाहारी हैं। तो आदमी जो है कल्पनाशील है। जब शुरुआती क्रम में आया होगा तो इसने जीव जानवरों को देख रहा होगा कैसे पानी पीते हैं, क्या करते हैं, वो करते हैं, और उसके बाद उसमें अंदर से ही, है ना, जीवों से अच्छा जीने की प्रेरणा तो रही, क्योंकि मानव है, तो वो उसको सुधारते, है ना। अब जैसे मंजन तो नहीं करते हुए दिखाई पड़ते, लेकिन आदमी ने सोच लिया कि नहीं मंजन करना है, मुंह अच्छा नहीं लग रहा है अपन को, नीम की दातून, करंज की दातून और पता नहीं कितने प्रकार की दातून, और अंग्रेज़ों ने भी कुछ बना लिया है ना, मुंह में डालो कास्टिक सोडा और घिसो और चमकाओ दांत, ये सब बना लिया आदमी ने। तो आदमी कुल मिलाकर के अपने आगे की पीढ़ी को, है ना, जो कुछ भी सीखता है, जानता है, उसको ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। ये एक डिज़ाइन है, अगली पीढ़ी को आदमी डिज़ाइन है। तो इसमें क्या है, शिक्षा जो है इस विधि से होती है। हम अगली, जैसे हम भी जो समझे हैं वो आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम चले जाएंगे लेकिन ये जो ज्ञान है वो रह जाएगा। तो पूरी परंपरा में ज्ञान जो है ना, ज्ञान या मानव की समझ, मानव की एक साथ पूरी इकट्ठा समझ, आज तक के मानवों की समझ में जो जो कुछ आया है वो सब मानव की यूनिफाइड, क्या कहना चाहिए, मतलब सब कलेक्टिव, है ना, इंग्लिश में ही लिख देती हूँ, कलेक्टिव समझ, मानव की कलेक्टिव समझ जो है वो परंपरा में ऐसे बहती रहती है। विचार के रूप में आप किसी से सुनते रहोगे, किसी से सुनते रहोगे, है ना। तो आदमी यहाँ से आगे बढ़ा और इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी, अब हर पीढ़ी जो है इसमें किसी जगह क्वेश्चन मार्क लगा देती है, अगली पीढ़ी क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, हर पीढ़ी अपना जितना समझा रहती है उतना देती है, फिर भी अगली पीढ़ी क्वेश्चन मार्क लगा देती है, ये ठीक नहीं है, ये वाली बात ठीक नहीं है, ऐसे नहीं ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क लगाते 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 अभी हम लोग इधर पे खड़े हुए हैं ठीक है। हमको चाहिए पूर्ण समाधान। हम किस चीज़ की अपेक्षा में है? तो मानव पहले दिन से लेकर के अभी तक पूर्ण समाधान की अपेक्षा में है, खड़ा हुआ है। अपेक्षा है पूर्ण समाधान की, ये हमारी अपेक्षा है। ये मानव की अपेक्षा है, पूर्ण समाधान या सर्वतोमुखी समाधान की, ऐसा समाधान जिससे अलग समस्या उत्पन्न ना हो। तो इस क्रम में मानव बहुत एक लंबी यात्रा करके आए हैं हम सभी, हमारे ऋषि मुनि, है ना, वैद्य,
शिक्षक, गुरु, ये सब शोध करने वाले लोग है ना, ये साइंटिस्ट वगैरह, ये सब पूरी मानव जाति में लगातार 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 शोध चल रहा है। जैसे कि न जाने कौन आदि मानव होगा, वो बोला होगा कि हम भाई थक गए, अब थक के कहाँ बैठे हैं, तो कहीं पत्थर में बैठ रहा होगा, कहीं ऐसे ही बैठ रहा होगा, तो उसने सोचा कंफर्टेबल कुछ हो, तो उसने लकड़ी का शायद एक बड़ा सा चौड़ा सा तना काट लिया होगा, फिर उस पर बैठा होगा, उसको लगा होगा ये बढ़िया है, फ्लैट है, अच्छा आराम से बैठ सकते हैं। फिर उसको लगा होगा कि भाई इसमें बैठे बैठे मेरा पीछे से ना दुखने लग जाता है, तो उसने कहा होगा पीछे ज़रा सपोर्ट लगा देते हैं। फिर उसको लगा होगा ज़रा थोड़ा हाथ रखने की व्यवस्था होता है तो और अच्छा है, तो उसने हत्थे लगा लिए होंगे। फिर सोचा होगा इसमें लकड़ी में बैठे बैठे दुखने लगता है, थोड़ी गद्दी अद्दी लगा ली जाए, गद्दी लगा ली होगी। फिर सोचा अगर ऐसे बैठते हैं तो ऐसे ऐसे नहीं देख पाते आगे पीछे का, तो उसने कहा होगा चलो गोल गोल घूमने वाली व्यवस्था कर लेते हैं। फिर सोचा होगा बैठे बैठे यहाँ से वहाँ तक कैसे चला जाऊँ, तो उसने पहिए भी लगा लिए होंगे और ऐसी कुल मिला के कुर्सी बना ली होगी। जैसे आपकी कुर्सी में हम देखे हैं ना, तो उसको लगता होगा कि अलग से बेंच की बजाय सीधा सीधा एक कुर्सी में व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, वहीं मेरे हाथ को भी सपोर्ट हो जाए, जैसे अभी रेस्ट करके आप बैठे हैं, आप भी बैठे हैं थोड़ा टेका ले करके, ऐसा सब सोचा होगा आदमी ने। आदमी जो है सोचता है ना, और सोचते सोचते ये वस्तु आपने नहीं सोची है, हमने नहीं सोची है, किसी ने सोची है, लेकिन इसका जो फल है वो कितने लोग भोग रहे हैं। इन कुर्सियों पर आपसे पहले न जाने कितने बच्चे बैठ के जा चुके हैं, और इस डिज़ाइन की न जाने कितनी कुर्सियाँ ऑलरेडी हम देख ही रहे पूरे वर्ल्ड में, इस प्रकार की न जाने कितनी कुर्सियाँ हैं। ऐसे ही टेबल, ऐसे ही एक एक वस्तु किसी ने सोची है, समझी है, डिज़ाइन करी, और डिज़ाइन करने के बाद उसको आगे बढ़ाया है। तो आगे बढ़ाते बढ़ाते एक 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 वस्तु यदि आप देखोगे तो हर एक वस्तु पर आदमी ने शोध किया है और शोध करके आप तक पहुंचा है। जैसे हम लोग ये शर्ट में कॉलर लगाते हैं ना, आपने तो नहीं सोचा होगा कॉलर लगाएं, आप तो चूज़ करते हो कॉलर वाली बिना कॉलर वाली, टी शर्ट या शर्ट, कौन सा कलर, यही चूज़ करते हो ना। कि जब बचपन से आए तो सोचने लगे पहले कपड़ा कैसे बनाएंगे, खाना कैसे खाएंगे, ये सब नहीं सोचते। आप तो रोते हैं, बच्चा पैदा होकर केवल रोता है ना, भूख लगती है रोता है, उसको खाना मिलना चाहिए, ठीक है। तो पूरी मानव जाति की जो कलेक्टिव समझ है, ये आने वाली मानव संतान को सहज ही उपलब्ध कराने का एक डिज़ाइन हम में निहित है। जब हम अपने बूढ़े लोगों को देखते हैं तो वो कहते हैं हमारे बच्चे बस अच्छे हो जाएं, हमारी जो समझदारी रही है उसको हम ट्रांसफ़र कर दें। उनमें ये एक भाव आप देखोगे थोड़ा वैसे भी ज़्यादा देखने को मिलता है कि नहीं दिखने मिलता है। तो मानव पहले दिन से ले करके आज दिन तक यही कुल मिला के काम कर रहा है। तो शिक्षाओं के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम, तो शिक्षा बहुत माध्यम से होती है। तो जैसे मैंने अभी आहार की एक बात करी, इसको और बात करेंगे, अगले पेज पे चलते हैं थोड़ा, है ना। तो अभी यदि हम देखें तो मानव की शिक्षा कितनी विधि से होती है, मानव की शिक्षा, है ना, मानव में शिक्षा। शिक्षा जो है स्पेसिफिक चीज़ है मानव की, जानवरों में कोई शिक्षा नहीं है ना। ये बैठे हुए हैं या लेटे हुए पर ये सुन कुछ नहीं रहे हैं, ये टेस्ट पेपर में पास नहीं होंगे हमारे, है ना। तो यहाँ डॉग्स बैठे हुए, जो लोग वीडियो सुन रहे होंगे सोचेंगे किसको कह रही, तो यहाँ डॉग्स बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन ये कुछ सुन नहीं रहे हैं, अपना बैठे हुए हैं आराम से। आप लोग सुन रहे हैं, सुन करके इसमें जो अच्छी बातें होंगी किसी और को बताओगे भी आप। तो मानव में शिक्षा कई विधि से होती है। मानव में शिक्षा की मूलभूत जो तरीका है वो है बातचीत। मानव बातचीत विधि से या मानव जो है संवाद विधि से सीखता है, नहीं। तो मानव में जो मूलभूत तरीका है वो संवाद विधि से, और मानव जो है इसी के साथ देख कर भी सीखता है, देख कर सीखता है कि नहीं, देख लिया और सीख गया, कल्पनाशीलता का नियोजन कर लेता है कि ऐसा किया जा सकता है। इसको विधि को कहते हैं आचरण विधि से। सीख जाता है आदमी, अपनी कल्पनाशीलता को नियोजित करता है। मूलतः जो शिक्षा है वो है संवाद विधि या बातचीत विधि। आपके साथ क्लासरूम में मैं भी क्या कर रही हूँ, संवाद। संवाद ही शिक्षा है। संवाद ही शिक्षा है। आचरण तो प्रमाण है शिक्षित होने का, और आचरण क्या है, आचरण है शिक्षित होने का प्रमाण।
शिक्षित होने का प्रमाण। ठीक, तो मानव जो है इस विधि से शिक्षा लेता है। और देखो, तो मैंने बताया कि मानव जो है परंपरा की अविभाज्यता में, पहले दिन जो आदि मानव ने चिंगारी या वो जलाई होगी लाइट, आग, आज भी आप आग पे जला के खाना पका के आज भी वैसे ही खाना खा रहे हैं। तो ये आग है ना, इधर उधार है आपके ऊपर, नहीं? तो आग से लेकर के पता नहीं क्या क्या चीज़ें पहचानी होंगी, तेज पत्ता, पालक, मकाई, टमाटर, है ना, गेहूँ, चावल, धनिया, पुदीना, जितने प्रकार के पेड़ पौधे हमने यहाँ सजा रखे हैं पूरे सेंटर पे, यहाँ पर सब कुछ मानव ने पहचाना है। किस सीज़न में क्या खाना है ये भी पहचाना है, कितना खाना है ये भी पहचाना है, दूध से दही कैसे जमेगा ये भी पहचाना है, किसका किसका दूध पीना है। अभी शेरनी का दूध दूहने नहीं चले जाते हम लोग, ठीक है? तो किसका दूध पीना है, नहीं पीना है, कब पीना है, कितना पीना है, किसको पीना है, नहीं पीना है, ये सब कुछ मानव जाति ने पहचान के रखा है। आपको काफ़ी कुछ जो है वो मिला हुआ है। दूसरी चीज़ मैंने बताई आपको व्यवस्था। थोड़ी और बात करते हैं, देखो मज़ा आएगा आपको सुन करके। मानव पिछले जितने समय से है ना, कितने सालों से, अब कोई कहता 5000 साल से, कोई कहता 1 लाख साल से, जितने भी सालों से, मुझे वो नहीं पता, मगर मुझे कुछ बातें स्वयं स्फूर्त पता हैं। तो मानव में मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से, MD मतलब मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से, मध्यस्थ दर्शन इस बात को पहचाना, कुल 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हैं। कुल 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम, जिसको हम व्यवस्था कह रहे हैं, व्यवस्थात्मक कार्यक्रम। अस्तित्व सहज विधि से मानव में यही 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है। आप देखिए हमारा गवर्नमेंट तब शुरू से लेकर के आज तक हम वही काम कर रहे हैं, बस केवल 5 काम। पहला काम शिक्षा संस्कार। अभी आप ये मत सोचिए स्कूल खोलना शिक्षा नहीं है, मैंने आपको बताया ना, संवाद जो है वो शिक्षा है। आपने कभी ऐसा सुना, भले हम पढ़े ना हो लेकिन गढ़े हैं, है ना, भणेली ना हो लेकिन गढ़ेली, ऐसा शब्द बोलते हैं ना, बिना पढ़े हैं लेकिन अनपढ़ हैं लेकिन गढ़े हुए हैं या कढ़े हुए हैं, तो उसको अशिक्षित नहीं कह सकते, है ना। तो शिक्षा संस्कार पहला। दूसरा काम आदमी जाति क्या कर रही है, न्याय सुरक्षा। आदमी में ये एक डिज़ाइन है, अपने आप आपके अंदर ये डिज़ाइन रहेगा ही रहेगा, आपके मतलब पूरी मानव जाति के, अभी बताती हूँ और कैसे। फिर एक काम और करती है वो उत्पादन कार्य। फिर इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, चलो भाई इधर, उत्पादन कार्य के बाद विनिमय कोश। मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्री ए नागराज जी बता रहे हैं कि आदमी जाति में, मानव जाति में अस्तित्व सहज जो मानव है उसमें ये 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम का एक डिज़ाइन है। हम इस तक पूरा पहुंचना चाहते हैं, ये कैसा विधि हो इसको मानव जाति जानना चाहती है। और लास्ट में है स्वास्थ्य संयम। इसको विधिवत समझिएगा, धीरे धीरे लिखवाना होगा तो लिखवा देंगे, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख करके भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। एक और विधि अपने पास है ही। तो मानव जाति में मैंने आपको बताया शिक्षा संस्कार न्याय सुरक्षा। शिक्षा संस्कार थोड़ा बताया, न्याय सुरक्षा को बताती हूँ। न्याय की चाहत है, आदमी ये नहीं चाहता उसके साथ अन्याय हो, चाहते हैं हम। आदमी ये चाहता है उसका जो भी वस्तु है, उसका तन मन और धन तीनों सुरक्षित रहे। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो चाहता है हमारे साथ न्याय हो, मतलब कोई हमारे साथ गलत ना करे और हमारी हर सब चीज़ सुरक्षित रहे। तो आज की तारीख में यदि हम देखें, आज की स्थिति है ना, आज की स्थिति, आदमी जाने कब से लेकर के यही काम कर रहा है। तो शिक्षा संस्कार कहाँ से सोचता है मिलेगा? स्कूल एक व्यवस्था है। न्याय सुरक्षा, न्याय कहाँ से चाहिए उसको? कोर्ट से। और सुरक्षा करने वाले कौन सा डिज़ाइन बना के रखा है हमने?
पकड़ में आया? यही काम है ना। फिर देखो उत्पादन कार्य, उत्पादन कार्य मतलब आज की तारीख में इसको कैसे सोच रहे हैं? इंडस्ट्री, फार्मिंग इंडस्ट्री, है ना, ये सब तरीके से सोच रहे हैं। यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? फार्मिंग करिए, फार्मिंग करने के बाद या तो कुटीर उद्योग लगाइए या बड़े उद्योग धंधे लगा लीजिए, उसी को उत्पादन कह रहे हैं, उत्पादन कार्य। उसके बाद विनिमय कोष, जिसको हम विनिमय कह रहे हैं, उसको हम अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अर्थतंत्र, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर बिजनेस, है ना। अभी बिजनेस बोलते हैं, हालांकि बिजनेस का मतलब व्यवसाय होता है, तो कॉमर्स लिख देती हूँ मैं, है ना। एक्सचेंज, गुड्स का एक्सचेंज, है ना, या मार्केट, गुड्स एक्सचेंज या कॉमर्स कह लीजिए, ठीक है। और उसके बाद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य की अभी व्यवस्था क्या सोची हुई है? बताइए, इसके अलावा और कुछ काम है? इसके अलावा जो भी काम है वो मूलतः काम इसी को सपोर्ट करने वाले काम हैं। आप ज़रा सोच के देखिए। कोर्ट, पुलिस, अब पुलिस में ही हम यहाँ पर और इसको और डिटेल में देखेंगे तो आर्मी लिखना होगा हमको, क्योंकि जब हम अंदर जो आर्मी रहती है उसको उसी का नाम पुलिस रहता है, और जो हमारे देश की सीमा पे रहती है उसी का नाम आर्मी रहता है। उसमें जल सेना, थल सेना, नभ सेना, ठीक है। पानी में जो रहती है उसको जल सेना बोलते हैं, और जो ज़मीन में रहती है थल सेना, और नभ मतलब ये वाली, ठीक है। 3 प्रकार की सेना। तो सेना से सोच रहे हैं कि सुरक्षा मिलेगी, और न्याय कैसे मिलेगा? कोर्ट में। अन्याय यदि हो जाए तो क्या व्यवस्था? कोर्ट की व्यवस्था। ऐसा हमने सोचा है, मैं बता रही हूँ आज की ये स्थिति है। आज की स्थिति में अब थोड़ा सोचने की बात है, क्या स्कूल से हम सेटिस्फाई हैं? नहीं सेटिस्फाई हैं। कोर्ट्स की हालत क्या है? करोड़ों केस यहाँ निलंबित पड़े हुए हैं। आपने वो सुना है डायलॉग, वो क्या डायलॉग है सनी देओल का? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख सुना है आपने डायलॉग? तो कोर्ट में न्याय मिलता नहीं। जो लोग लड़ रहे होते हैं, लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाते हैं, 20-20 साल, 30-30 साल, 50-50 साल भी शायद कोई केस पेंडिंग होगी, पता नहीं, है ना। तो ऐसे ही रैंडमली बोल रही हूँ, पर मुझे लगता है बहुत एक लंबा समय जो है कोर्ट केसेस जो हैं पेंडिंग रह जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पुलिस के पास से सुरक्षा की अपेक्षा सब कह रहे हैं ना, पुलिस वालों के पास एक्चुअली कहते हैं ना, पुलिस के पास बल्कि ना जाओ, है ना। अब आप मांगने जाओगे उनको अपनी बात बताने, पता चला आप ही से पहले जेब से पैसा कुछ, है ना। आपके घर में मना करते हैं कि नहीं? हमारे घर में तो भाई मना करते थे, भैया कोर्ट पुलिस के चक्कर में कभी ना पड़ना। अगर कुछ हो जाए तो या तो आप बाहर ही आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, या फिर आपस में सुलझा लेना, ऐसा बोलते थे हमारे पिताजी, है ना। इंडस्ट्री और फार्मिंग का क्या हालत है? फार्मिंग का हालत तो आपको पता ही है। फार्मिंग करते करते पूरी धरती को हमने कहाँ पहुँचा दिया है? बंजर, जहरीली कर दी, बंजर और जहरीला। और ये जो इंडस्ट्री है इसने ज़मीन को बंजर कर दिया, और इंडस्ट्री ने क्या है? पानी और हवा को जहरीला कर दिया। ये हालत है। मार्केट और कॉमर्स की हालत क्या है? एक्सट्रीम यहाँ पर शोषण है। क्या है? शोषण। जैसे जो किसान होता है ना, पता चला टमाटर का भाव 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो। आपने सब कहानियाँ सुनी कि नहीं? टमाटर ऐसे ही टमाटर वहीं पर ही बेचते नहीं, ऐसे लुढ़का देते हैं, है ना, कि बस ख़राब कर देते, क्या बेचेंगे, उसमें वो निकलता ही नहीं है। और वही मार्केट में भाव उसी का 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो चल रहा होता है चीज़ का, और वहाँ से 1 रुपये किलो। तो जो उत्पादन नहीं कर रहा है, जो श्रम नहीं कर रहा है, वो 9 रुपया कमा रहा है, और जो श्रम कर रहा है उसको 1 रुपये किलो वस्तु का दे रहे हैं। तो यहाँ पर है शोषण। बात करें हॉस्पिटल की। अजय ये बताओ, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य होता है या रोग का इलाज? तो हॉस्पिटल जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? रोग के लिए होते हैं। स्वास्थ्य का हमारे पास कोई डिज़ाइन नहीं है। और संयम का मतलब होता है मन स्वस्थता। मन स्वस्थता। अभी तो हम लोग जिस पीढ़ी में हैं वो हमको पता है ना कि मानसिक रोग भी होते हैं, मन की अस्वस्थता भी होती है। तो मन की अस्वस्थता, मानसिक रोगों को है ना,
मानसिक रोगों को तो डील वील करने का कोई अभी डिज़ाइन ही नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जो इस वर्ल्ड की सबसे बढ़िया इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर सर्वाधिक डिप्रेशन है। तो आपको पता होगा ना, जो बड़े बड़े विकसित देश कहे जाते हैं वहाँ पर डिवोर्स के रेट सबसे ज़्यादा, वहाँ पर लोनलीनेस सबसे ज़्यादा, वहाँ पर डिप्रेशन सबसे ज़्यादा। युद्ध के औजार आपको पता है ना, वो जो ऐसे कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर सभी के पास गन होती है। तो जिनके पास जहाँ पर सबको गन रखनी पड़े वहाँ सुरक्षा ज़्यादा है कि जहाँ पर सबको गन ना रखनी पड़े वहाँ सुरक्षा अधिक है, बताओ। ठीक है, तो मानव अब आप, लेकिन चलिए ये तो आज की स्थिति है, लेकिन मानव इसको करने का प्रयास एक लंबे समय से कर रहा है कि ये हो जाए। पूरी परंपरा में इसके लिए प्रयास हुआ है ना। तो आज की स्थिति में जो स्कूल है इस तरीके से हो रहा है। इसके पहले भी कुछ प्रयास किए गए, गुरुकुल नाम का प्रयास हुआ, इसकी समीक्षा करेंगे अपन बाद में कल। न्याय सुरक्षा के लिए राज दरबार बनाया गया है ना, आपने सुनी होंगी ना ये कहानियाँ, नहीं सुनी? राज दरबार बनाया गया है ना, और यहाँ पर सैनिक वगैरह रहे ना सुरक्षा के लिए, ये भी पहला सोचा गया ऐसा। तो यहाँ पर इसको बोला राजतंत्र है ना। और फिर अभी हम लोग जहाँ पर हैं वो हम राजतंत्र से कहाँ पर आ गए हैं? जनतंत्र में। क्योंकि लोगों ने कहा भैया ऐसे कैसे कि राजा का बेटा केवल राजा बनेगा, वो तो नशे में धुत पड़ा हुआ है, हर एक के पास अधिकार होना चाहिए है ना भागीदारी करने का। तो हम लोगों ने राजतंत्र से जनतंत्र में शिफ्ट किया है ना। तो राज दरबार और सैनिक आदि व्यवस्था को सोचे। उत्पादन कार्य के रूप में पहले हमने क्या सोचा? हमने खेती को सोचा, हमने कुटीर उद्योग को सोचा है ना, कुटीर धंधों को सोचा, हमने कुटीर धंधों को सोचा है ना, ये सब हमने सोचा। विनिमय कोष के रूप में हमने क्या सोचा? कुछ व्यवस्थाओं को सोचा है ना। अब ये व्यवस्था के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे, कैसे गांव से गांव जुड़े रहते थे और आपस में जैसे विनिमय करते थे ना, एक्सचेंज कर लेते थे। तो वस्तु विनिमय को सोचा, समझते हैं ना, गुड्स एक्सचेंज, वस्तु विनिमय। आप हमको 1 किलो गेहूँ दे दो, हम आपको आपके लिए कुल्हाड़ी बना के दे देंगे। तो हम इस तरीके से वस्तु विनिमय को सोचे हैं। स्वास्थ्य संयम के रूप में ये हमारे परंपरा में इसको सोचा गया, तो आयुर्वेद आदि को सोचा है ना। मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया है, ठीक, ज़्यादा सोचे नहीं है, थोड़ा बहुत आयुर्वेद में बिल्कुल सोचा गया है ना। तो आयुर्वेद में मनस्वस्थता के नाम पे सीधा मोक्ष तक पहुंचा दिए है ना, तो वो भी है, लेकिन ज़्यादा इस पर अभी। तो आज हम ये सिस्टम में हैं, उससे पूर्व इस सिस्टम में रहे। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि पहले वाला सिस्टम ज़्यादा बढ़िया सिस्टम था। हम लोग बैठकर सोचेंगे कि पहले वाला सिस्टम ज़्यादा बढ़िया था कि नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम आपसे कहें कि आप वापस बैलगाड़ी से आओ जाओ या घोड़ा गाड़ी से आओ जाओ, आप आओगे जाओगे? बताओ। नहीं आएंगे। सहज, जो उत्तर सहज निकले, क्योंकि अब हम लोग हैं ना यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं बेटा। हम लोग यहाँ पर है ना कोई एक ऐसे ही कोई इमेजिनेटिव वर्ल्ड में नहीं जाना है हमको, क्योंकि हमको अगली पीढ़ी के लिए काम करना है। तो अब हमको सोचना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं कि ये व्यवस्थाएं अच्छी थी है ना, तो यहाँ पर क्या सिखाते थे ये भी सोचना पड़ेगा। अभी हम इस पर आएंगे, ये वाली बातों को कल करेंगे। आज थोड़ा इसका समस्याएं आपको पता है। अच्छा एक बात और बताओ, जब आदमी किसी व्यवस्था से निकलता है, जैसे राजतंत्र से जनतंत्र में आया, तो क्या सोच करके आया होगा कि ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा या कम बेहतर हो जाएगा? ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक के पास, यदि हम सत्ता में एक के पास अधिकार हो केवल, तो ज़्यादा बेहतर है, या सभी के पास अधिकार हो ये ज़्यादा बेहतर है? सभी के पास। तो राजतंत्र से जनतंत्र अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अच्छा हुआ। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि एक्चुअली पिछला सिस्टम ज़्यादा सही था, है ना।
चलिए इस पर हमें बात करनी शेष है। हमको सोचना पड़ेगा, हमने जब ये उत्पादन कार्य वगैरह किए, यहाँ पर जो गांव बसाया, क्या वो गांव परफेक्ट था भी कि नहीं था? गांव परफेक्ट थे कि नहीं थे? या गांव में कुछ कमी थी तो क्या कमी थी? क्योंकि यहाँ पर गांव है, यहाँ पर क्या है? शहर है ना? ये व्यवस्था में शहर है। इस व्यवस्था में सोचते सोचते हम सारी व्यवस्थाओं को शहरीकरण होने लगा ना, सब गाँव का शहरीकरण। अब देखो ना अपना भुज, यहाँ तक कि कुकमा, 2-4 तो हॉस्पिटल यहीं खुल गए बगल में। आप देखिए जरा सा आगे, बस स्टैंड के आगे खुल गए 2 बढ़िया हॉस्पिटल, एकदम टकाटक। एक पटेल हॉस्पिटल खुला, एक बगल में और कोई है, मैं अभी आती हूँ देखती हूँ, है ना? बढ़िया है ना, एकदम मॉल ऑल बन गया, मार्केट सब जगह, सुपर मार्केट चल रहा है। मार्केट अब किसी को नहीं चाहिए, सुपर मार्केट, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। तो हम, ये एक छोटी सी समीक्षा है ना, ये आपके लिए सोचने के लिए होमवर्क है कि आदमी जब आगे बढ़ा, है ना, तो जैसे आज हम कुछ हैं, है ना, ये जो वर्तमान है, वर्तमान हमेशा कहाँ से आता है? वर्तमान आता है भूतकाल से। क्यों भाई, गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? भूतकाल में कुछ विचार रहता है, वो जो विचार वहाँ रहता है ना, वो विचार आगे ट्रांसफ़र हो जाता है, यही यहाँ व्यवहार बन जाता है। जैसा हम पहले सोचते रहते हैं ना, जो पिछली पीढ़ी सोचती रहती है वो अगली पीढ़ी करने लग जाती है। तो ये है मानव परंपरा, और ये परंपरा आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हर आने वाली मानव संतान, कोई बच्चा यहाँ पर पैदा होता है ना, पैदा होते ही वो इसी अपने आप उसको उसी प्रकार की बातें सुनाई पड़ने लग जाती हैं। बातें सुनाई पड़ती हैं आपको, जैसे आपको बात सुनाई पड़ गई कि अरे पैसे में रखा ही क्या है, फिर आपको बात सुनाई पड़ गई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब बच्चा कंफ्यूज, करना क्या है, कमाना है नहीं कमाना है। फिर किसी ने कह दिया जगत पूरा मिथ्या है, संसार झूठ है, माया है संसार, तो संसार में रहना है कि नहीं रहना है भैया? कोई कहता है कि, है ना, पैसे का रईसा होता है बस, है ना, वो एक क्या अपुनिज भगवान है, कभी कभी लगता है, वो सुना आपने डायलॉग, पैसे वाले को लगता है वही भगवान, उसी के हाथ में सब कुछ है। करना क्या है आखिरकार? तो जो मानव संतान है ना, इसके कान में बातें पड़ने लग जाती हैं चारों तरफ से, है ना। लेकिन इस मानव संतान का एक डिज़ाइन भी है। चलो अब अच्छी बात और आपको सुनाती हूँ थोड़ी। तो प्रत्येक मानव संतान, ये हमने बात कर ली थी, प्रत्येक मानव संतान चाहे वो कहीं पर भी पैदा हुआ हो, कहीं पर भी धरती पर पैदा हुआ हो, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 चीज़ें रहती हैं। वो न्याय का याचक होता है, न्याय का याचक। वो चाहता है मेरे साथ न्याय हो, मेरे साथ गलत ना हो, और साथ में मुझे ये भी बताया जाए कि सही करना कैसे है। फिर वो सही कार्य व्यवहार का इच्छुक होता है। सही कार्य और सही व्यवहार, कार्य होता है मानव और प्रकृति के साथ, है ना, और व्यवहार होता है मानव और मानव के साथ, ठीक है। सही कार्य व्यवहार का इच्छुक होता है और सत्यवक्ता होता है। कोई भी बच्चा हो इस दुनिया का, उसको यदि वो झूठ बोलता है, किसी को देखे ही ना या उसको कोई भी ना सिखाए, वो बच्चा अपने आप झूठ बोलना सीख ही नहीं सकता। क्या कहना है? कल्पना में आता है ना ये बात। तो हर बच्चा जन्म से ही न्याय का याचक, उसके साथ कुछ भी गलत होता है ना, वो रोने लग जाता है, कंप्लेंट करता है। उसको ये कोई नहीं सिखाता कि आप शिकायत करो। शिकायत करना आप देखिए किसी को नहीं सिखाते, फिर भी लोगों को शिकायत करना आता है। अगर बच्चे को कभी भी हम शिकायत करना ना सिखाएं, बच्चा लेकिन अगर गलत होगा उसके साथ वो शिकायत करेगा। ठीक है। तो बच्चा जो है न्याय का याचक होता है, उसको जानना है, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक होता है। ये कैसे पता? जब भी बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, यहाँ तक कि आपकी उम्र के भी स्टूडेंट जैसे आप लोग हैं, तो आप जब कुछ गलत करते हो और हम आपको बताते हैं बेटा ऐसे नहीं ऐसे,
तो आपके अंदर एक प्रवृत्ति होती है उसको सीख लेने की तुरंत, अच्छा ऐसे करना है, ठीक है। आप अपने जिद को उसमें नहीं लेकर के आते हो कि नहीं ऐसे नहीं। जैसे बच्चे को हमने बताया बेटा खाना जो है मुंह में खाना है, ऐसे खाना है, ये विधि से खाना है, आप सब सीख लेते हो, है ना। व्यवहार को ऐसे ही सिखाते हैं, जैसे व्यवहार में क्या सिखाते हैं, संबोधन को सिखाते हैं, ये आपकी फई है, दादी है, दादा है, आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हो। आपको इनसे जय श्री कृष्ण बोलना है, नमस्ते बोलना है, जय श्री राम बोलना है, कुछ हम सिखाते हैं, बच्चा सब कुछ सीखता रहता है। और ऐसा हर मानव संतान करती है इस दुनिया की। तो प्रत्येक मानव संतान जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक और सत्य वक्ता होता है। अब उसमें एक अपेक्षा रहती है बाय डिफॉल्ट, जिसको हम कह रहे हैं शिक्षा के फलस्वरूप होने वाला संस्कार। तो याचक मतलब होता है मांगना, इच्छा रहती है, मतलब यहाँ पर क्या रहती है, जिज्ञासा। और सत्य वक्ता मतलब उसको वापस रिपीट कर पाता है, मतलब प्रमाणित करने की एक उसमें बात रहती है ना। अब इसको लिखती नहीं हूँ यहाँ पर। तो बच्चा सहज ही क्या रहता है, जिज्ञासु। अब हम इसको एक शब्द में लिख दें यहाँ पर, बच्चा क्या रहता है, जिज्ञासु। हर बच्चा जिज्ञासु रहता है। उसमें क्या अपेक्षा रहती है, संवाद पूर्वक सुनने की। तो जिज्ञासा रहती है तो प्रश्न करता है, प्रश्न करते हैं तो माता पिता और गुरु उसके साथ क्या करते हैं, संवाद। संवाद माने बातचीत, बातचीत पूर्वक क्या होती है, शिक्षा। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये एक सार्वभौमिक बात है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल। इस दुनिया में कहीं किसी भी रंग, नस्ल, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय आदि का बच्चा हो, यूनिवर्सली इस चीज़ को चाहता है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल डिज़ायर है बच्चे की, ये यूनिवर्सल डिज़ायर है। शिक्षा से अपेक्षा क्या है, ये अपेक्षा है, देखिए मैं लिख रही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा ये ठीक है कि नहीं ठीक है आपके हिसाब से। तो बच्चा जो है न्याय का जो याचक है, जो मांगने वाला है, उसमें उसको न्याय समझ में आ जाए और न्याय प्रदायी क्षमता, जब उसकी शिक्षा पूरी हो तो उसमें न्याय प्रदायी क्षमता आ जाए, ताकि वो अपनी आगे की पीढ़ी को, है ना, न्याय पूर्वक उसके साथ व्यवहार कर पाए। सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है तो चारों अवस्था में संतुलन पूर्वक, चारों अवस्था में संतुलन, क्योंकि कार्य जो है मानव प्रकृति के साथ और व्यवहार जो है मानव के साथ, चारों अवस्था में संतुलन बना के रखने वाला, या फिर सही कार्य व्यवहार करने वाला, है ना, बना कर रखने वाला, इसी को कह रहे हैं सही कार्य व्यवहार। और सत्य वक्ता तो सत्य बोध संपन्न, कुछ का कुछ मान के ना बैठा हो, कोयले को ईंधन मान के ना बैठा हो, आदमी को मशीन मान के ना बैठा हो, पैसे को भगवान मान के ना बैठा हो। अभी तो शिक्षा में यही सब होता चला जा रहा है। तो हमारी शिक्षा से या संवाद से अपेक्षा क्या है कि जो यहाँ खड़ा है बालक 2.5 साल का, 21 साल का जब हो तो वो बच्चा जो है ना ऐसा हो जाए, इसको हम बोल रहे हैं मानव। मानव बनाए शिक्षा। अभी क्या है, सत्य बोध संपन्न नहीं है, पैसे को क्या बोल रहा है, भगवान, ऐसा सब बोल रहे हैं हम, कोयले को ईंधन बोल रहे हैं, आदमी को रिसोर्स बोल रहे हैं। आपने HR नाम सुना है, ह्यूमन रिसोर्स। आदमी को यदि हम रिसोर्स बोलेंगे आपको अच्छा लगेगा? रिसोर्स का मतलब होता है इसका यूज़ करो, जिसको यूज़ कर सकते हैं उसको रिसोर्स बोलते हैं। हम आपको बोलें आप हमारे लिए संसाधन हैं, आपको कैसा लगेगा? हम आपका उपयोग कर रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? कहते ना, अरे यह आदमी बहुत ठीक नहीं है, ये बस इसका काम है क्या, यूज़ एंड थ्रो, इसका एटीट्यूड है यूज़ एंड थ्रो। हम इसको अच्छा नहीं मानते, आदमी को ये स्वीकार नहीं है।
तो प्रत्येक बालक यूनिवर्सल डिज़ायर है हर बच्चे में बाय डिफ़ॉल्ट कि वो ऐसा होना चाहता है। शिक्षा का प्रयोजन ये है कि न्याय धर्म, इसी को हमने धर्म कहा था, इसी को यह है न्याय, यह है धर्म और यह है सत्य मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से। तो न्याय धर्म सत्य की जो कामना है उसको जीवन में जीना कैसे है ये पढ़ाना था शिक्षा को। आज की स्थिति में शिक्षा ही क्या कर रही है, आदमी को भ्रमित कर दे रही है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कैसे, एक छोटी सी बात और सुनिए। जैसे कि मैं आपसे यदि पूछूं आपकी जाति क्या, तो आप कुछ बता देंगे ये, आपका धर्म क्या आप बता देंगे ये, आपका संप्रदाय क्या आप बता देंगे, कुछ बता देंगे ना, हर आदमी बता देगा। पैदा कैसे हुए थे, मानव संतान के तरीके। आदमी में, मानव में देखो बेटा, मानव में तदाकार होने का एक गुण है। कल्पनाशीलता जो होती है ना उसमें एक गुण होता है, तदाकार होने का गुण है, बड़ा सुंदर गुण है। एक एक्सपेरिमेंट करें आप लोगों के साथ। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, बंद करो आंखें, और आप सोचिए इमली के बारे में, इमली के बारे में कि बढ़िया खट्टी खट्टी इमली जो है आप अपने मुंह में रखे हुए हैं, और एक इमली बढ़िया, फिर उसके बाद थोड़ा उसका बढ़िया से स्वाद लेकर के खा रहे हैं, है ना, अच्छे से। बहुत दांत आपके से धीरे धीरे खट्टे भी होते जा रहे हैं, ठीक है। मन कर रहा है आपका एक और खा लें, लेकिन आपको लग रहा है नहीं नहीं बस 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 बहुत हो गया है ना। खोलिए आँख। कितने लोगों के मुंह में पानी आया? समझ, मुंह में इमली कितने लोगों की आई? इमली किसी के मुंह में नहीं आई। पकड़ में आया? आया पकड़ में। इसको बोल रहे तदाकार होने का गुण। ये कैसे आपने किया? अपनी इमेजिनेशन से। कैसे किया? अपनी कल्पनाशीलता से। तो मानव में कल्पनाशीलता एक अद्भुत वस्तु है। इस कल्पनाशीलता से वो अधूरा भी देख लेता है और पूरा भी देख लेता है, और शरीर को कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। तो जो आपका चैतन्य पक्ष है ना, उस चैतन्य पक्ष में ये भाग है कल्पनाशीलता। और शरीर, मानव में क्या है? मानव में दोनों चीज़ें हैं। मानव में शरीर और चैतन्य, अभी आप दोनों है ना, ये आप किसी मुर्दे से हम नहीं करवा सकते। मुर्दे के मुंह में पानी नहीं आएगा, मुर्दे को यही बोलो ना सुनाई पड़ेगा, है ना। तो ये जो चैतन्य पक्ष है वही सुनता है, उसी में कल्पनाशीलता होती है, वही तदाकार हो करके और अपने आप मुंह में आपके पानी आ जाता है, इमली आए ना आए। तो मानव में तदाकार होने का गुण है और वो उसको सत्य मान लेता है। आपके मुंह में पानी कैसे आया जानते हैं? क्योंकि उसको लगा इमली आई, अपने को पचाना है। तो पचाने के लिए जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, है ना, कौन सी ग्रंथियाँ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, हिंदी शब्द नहीं आ रहा है, तो वो पचाने के लिए तुरंत छोड़ देती, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, शरीर को पता नहीं चलता है। तो मानव में क्या है? तदाकार होने का गुण। और हम, बच्चा जैसे ही होता है ना, बच्चे में जैसे अभी पूरी मानव जाति में हमने कुछ कुछ मान लिया है, कुछ एक जाति सोच लिया है क्या है ना, अलग अलग जातियां बना ली, धर्म बना लिया, संप्रदाय बना लिया। भाषा ना लिखे, अब मैं बोली लिख रही हूँ, है ना, क्योंकि भाषा तो मैंने आपको बता दिया अस्तित्व सहज रूप से क्या चीज़ है ना, धर्म भी बताया है, लेकिन अभी लिख दिया तो लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, लिंग है ना, इन सब चीज़ों से आदमी को, अभी हम क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा आता है ना, तो बच्चे के ऊपर ये सारी, ये वास्तविकताएं नहीं, क्या मान्यताएं, मान्यताएं, तो मान्यताओं को एक तरीके से थोप दिया जाता है। तुम लड़की हो ऐसे बैठो, तुम लड़के हो, लड़के हो के रोने कैसे लगे, सुना है आपने? ऐसे भाई जैसे लगता है कि उसके बेचारे के टीयर डक्ट्स ही नहीं है, टीयर डक्ट्स जहाँ से आंसू निकलते हैं। व्यवस्था है भाई आपके शरीर में भी रोने के लिए। आदमी जब बहुत पीड़ा में होता है, स्वाभाविक रूप से रोने की एक चीज़ होती है, लेकिन हम कैसे भाषा बोलते हैं, लड़के हो के रोते हो आप, है ना।
तो धीरे धीरे ये मान्यताएं जो हैं ये कल्पनाशीलता में हमारी आती जाती हैं और हम इनके साथ क्या हो जाते हैं, तदाकार। तो हम अपने आप को किसी जाति का, किसी धर्म का, वर्ण का, संप्रदाय का, भाषा का, लिंग का, मत का, पंथ का, कुछ कुछ क्षेत्र का मान लेते हैं। और मान लेने के बाद, अब ध्यान से देखिएगा, आपने मान लिया और मान लेने के बाद आपको लगता है मैं यही हूँ। जैसे आपको लगा था ना मुंह में इमली आई, है ना, वैसे ही आपको बिल्कुल आता है कि मैं यही हूँ, है ना, मैं फलाना ढिमाका 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 कुछ हूँ। और उसके बाद आप कहते हैं, और साथ में एक चीज़ और दी जाती है जिसको बोलते हैं स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार। स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार ये भी मिल जाता है। जब आपके पास मान्यताएं आती हैं तो फलाने धर्म वाला ज़्यादा श्रेष्ठ, फलानी जाति वाला ज़्यादा श्रेष्ठ, फलाने मत वाला, संप्रदाय वाला, लिंग वाला ज़्यादा श्रेष्ठ। क्यों भाई? स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार। अब ये आपके पास भी है और दूसरे के पास भी है। सब लोग अपनी अपनी श्रेष्ठता का अहंकार लिए घूम रहे हैं। सब लोग जिनके मुंह में इमली नहीं है, सब लोगों के मुंह में पानी है। यह है भ्रम। तो जितने मुंह में पानी जो था ना, इमली नहीं थी, क्या था? भ्रम। तो स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार जो है अब लिए जो है सारे लोग अपने अपने खोपड़ी में स्वयं श्रेष्ठता, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, ये सब चल रहा है। और हम आपसे बोलेंगे हम श्रेष्ठ, आप बोलेंगे हम श्रेष्ठ। अब क्या होगा? झगड़ा नहीं होगा। अब ये जो है आपस में मैच नहीं करते, टकराहट। इस टकराहट का नाम है, जब व्यक्ति व्यक्ति आपस में टकराहट होती है तो व्यक्ति और व्यक्ति टकराते हैं तो बोलते हैं भैया झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। व्यक्ति व्यक्ति जो टकराते हैं तो बोलते हैं झगड़ा हो गया। ठीक है, मुंह से बोल बोल के टकराते हैं ना तो बोलते हैं झगड़ा हो गया। मार पिटाई करके करते तो कहते हैं मारपीट हो गई, है ना। परिवारों में यही चीज़ क्लेश के रूप में दिखाई पड़ती है। संप्रदायों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के रूप में दिखाई पड़ती है ना। समुदायों में होड़ के रूप में दिखाई पड़ती है, एक दूसरे से होड़, हमारा वाला कितना, हमारा वाला कितना, ऐसी बातें करते रहते हैं। और जब हम राष्ट्रों के बीच में देखते हैं ना बेटा, यही चीज़ क्या रूप में दिखाई पड़ती है? युद्ध के रूप में। और हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा युद्ध के लिए समर्पित है। छोटी सी चीज़ है ये, छोटी सी, यहाँ तक पहुँचे हुए हैं इस समय। एज वी आर स्पीकिंग 7-8 राष्ट्र युद्ध में लगे हुए हैं। अभी इसी क्षण युद्ध चल रहा है कहीं, और जहाँ नहीं चल रहा है वहाँ युद्ध की तैयारी चल रही है। यहाँ देखें ना, भुज में ऐसे घां घूमते रहते हैं सारे जेट प्लेन। जहाँ युद्ध नहीं चल रहा है वहाँ युद्ध की तैयारी चल रही है। जरा सी चीज़। वास्तव में जब आदमी धरती पर आया था, मानव आया था, तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद कह रहा है, देखिए मध्यस्थ दर्शन क्या कह रहा है, मानव जाति एक, ये उद्घोष है, मानव जाति एक और धरती एक। किस आधार पे बोला? मानव जाति इस आधार पे बोला, न्याय धर्म और सत्य, न्याय धर्म सत्य की कामना के रूप में, न्याय धर्म सत्य के साथ जीने के रूप में मानव जाति एक। और धरती एक किस आधार पे बोला? चारों अवस्थाओं में उपयोगिता पूरकता के रूप में, चारों अवस्थाओं में संतुलन के रूप में। क्योंकि विरोध तो कहीं है नहीं, आपस में क्या है? पूरकताएं हैं। अगर हम इंडिया के जंगल जला दें तो उसका प्रभाव अमेरिका पे पड़ेगा। या आपको पता है ना, या कहीं अमेज़न के जंगल जलते हैं तो क्लाइमेट चेंज के कारण कहीं बहुत दूर बादल फट जाता है।
तो चारों अवस्थाओं में संतुलन के रूप में। सॉरी, ये है मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का उद्घोष भाई। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद कह रहा है ये है, और जो कुछ और मान रखा है उस सबके लिए एक नाम दिया है ब्रह्म, जो आप है नहीं। जैसे मुंह में जो आपकी इमली थी ना, पानी आपको एकदम सॉलिड आया था, लेकिन वो जो मुंह में इमली थी वो ब्रह्म था, वो था नहीं। तो जो था नहीं उसको मान लिए हैं, और उसको मान करके एक दूसरे से अहंकार पूर्वक हम प्रस्तुत होते हैं। जब अहंकार पूर्वक प्रस्तुत होते हैं तो मन में अच्छा नहीं लगता हमको, और हम विचलित बने रहते हैं। ठीक है, इस पर चर्चा रोज़ रोज़ आगे बढ़ेगी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपन हर बार शुरू से शुरू करते हैं और फिर पीछे जाते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर आज के सत्र को भी रोकते हैं। आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ। यहाँ से हमने बात को शुरू किया था। ठीक है, लिखिए, अच्छे से लिख डालिए।